मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में सोचते ही शायद मॉडर्न दवाइयों या थेरेपी का ख्याल आता है। हाँ, अक्सर यही होता है। लेकिन मन को समझने की ये जो कोशिश है ये हजारों साल पुरानी है। मतलब प्राचीन ज्ञान से आज के विज्ञान तक फैली हुई है। बिल्कुल। आज की हमारी खास चर्चा इसी यात्रा पर है कि भारत में मनोचिकित्सा कैसे विकसित हुई। हम इसके मुख्य पड़ाव, बदलाव और कुछ शायद कम ज्ञात तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे जी। और हमारी जानकारी का आधार डॉक्टर विनय कुमार के विचार हैं, जो मनस्वी हॉस्पिटल के संस्थापक निदेशक हैं। तो हमें एक अनुभवी मनोचिकित्सक का जमीनी नजरिया भी मिलेगा। नमस्ते। ये सफर वाकई बहुत लंबा और कह सकते हैं परतों वाला रहा है। अगर शुरुआत देखें तो जड़ें काफी गहरी हैं। गहरी मतलब कितनी पुरानी? सबसे पुराने संदर्भ मिलते हैं अथर्ववेद में, करीब 3000 साल पहले। 3000 साल? जी। और उसमें मन और शरीर के गहरे जुड़ाव की बात कही गई है। उपचार के लिए मंत्र, जड़ी बूटियां और कुछ अनुष्ठान, इन सब का जिक्र है। अच्छा, यानी हजारों साल पहले भी मन और तन को जोड़कर देखा जा रहा था। ये तो आज की हॉलिस्टिक अप्रोच जैसी बात हुई। बिल्कुल। और जैसा डॉक्टर कुमार भी रेखांकित करते हैं, ये प्राचीन समझ सिर्फ आध्यात्मिक नहीं थी। बाद के जो आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं, जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, हाँ, सुना है। उनमें उन्माद, जिसे आज हम शायद साइकोसिस कह सकते हैं, या अपस्मार यानी मिर्गी जैसे मानसिक विकारों का बाकायदा वर्गीकरण मिलता है। ये तो कमाल है, वर्गीकरण भी था। जी। और हैरानी की बात यह है, और डॉक्टर कुमार इसे महत्वपूर्ण मानते हैं, कि इन प्राचीन चिकित्सकों ने मानसिक बीमारी की संभावित जैविक बायोलॉजिकल वजहों को भी समझा था। वो अपने समय से बहुत आगे थे। सही कहा। आज हम आधुनिक विज्ञान के साथ फिर से उसी समग्र दृष्टिकोण की ओर कहीं ना कहीं लौट रहे हैं। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि शुरुआत इतनी समग्र थी, लेकिन फिर इतिहास बदला, औपनिवेशिक दौर आया। 18वीं-19वीं सदी में जब ब्रिटिश राज आया तो पश्चिमी तर्ज के असाइलम या मानसिक आश्रम आए। इससे क्या फर्क पड़ा? एक बड़ा फर्क पड़ा। ध्यान जो है वो उपचार से हटकर मरीजों को समाज से अलग रखने यानी कस्टोडियल केयर पर ज्यादा केंद्रित हो गया। ओह अच्छा, मतलब इलाज से ज्यादा संभाल कर रखना। हाँ बिल्कुल। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में जो शुरुआती मानसिक अस्पताल बने, उनकी हालत काफी खराब बताई जाती है। स्रोत उन्हें दयनीय कहता है। नियंत्रण प्राथमिक था, उपचार नहीं। तो ये तो एक तरह से पीछे जाने जैसा हुआ फिर। एक नजरिए से हाँ, पर इसमें एक विरोधाभास भी है। हालात खराब होने के बावजूद इन्हीं संस्थानों ने भारत में संगठित मनोरोग देखभाल की पहली औपचारिक नींव रखी, भले ही वो बहुत अधूरी थी। अच्छा, एक स्ट्रक्चर तो बना कम से कम। जी, एक शुरुआत हुई, बेहद मुश्किल हालात में सही, पर हुई। फिर 1947 में भारत आजाद हुआ। इसके बाद क्या मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की दिशा बदली? निश्चित तौर पर। आजादी के बाद मनोचिकित्सा को धीरे धीरे एक वैध एक लेजिटिमेट चिकित्सा शाखा के रूप में पहचान मिलने लगी। ओके। अग्रणी लोगों ने इस बदलाव को आगे बढ़ाया और एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था 1954 में निम्हांस की स्थापना, अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान। हाँ, निम्हांस का नाम तो बहुत सुना है। इसकी स्थापना से क्या खास बदलाव आए? निम्हांस ने रिसर्च, ट्रेनिंग और खास तौर पर कम्युनिटी साइकियाट्री को बहुत बढ़ावा दिया। कम्युनिटी साइकियाट्री मतलब ये कि इलाज सिर्फ बंद अस्पतालों तक सीमित न रहे, बल्कि समुदाय तक पहुंचे, आम अस्पतालों का हिस्सा बने। सोच ये थी कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को अलग थलग रखने की बजाय मुख्य धारा की स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जाए। ये बहुत जरूरी कदम लगता है। तो संस्थागत विकास तो हुआ, पर कानूनी अधिकारों का क्या? पुराना ढांचा तो शायद काफी नहीं रहा होगा। सही कहा आपने। कानूनी सफर भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। वो जो पुराना इंडियन लूनेसी एक्ट 1912 था। हाँ, वो तो काफी पुराना था। जी, वो मरीजों के अधिकारों पर कम और नियंत्रण पर ज्यादा केंद्रित था। उसकी जगह भारत ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम यानी MHCA 2017 जैसा प्रगतिशील कानून अपनाया। MHCA 2017 ये इतना खास क्यों माना जाता है? इसमें मरीजों के लिए क्या है? ये पूरी तरह मरीज केंद्रित है, पेशेंट सेंट्रिक। ये कुछ बुनियादी अधिकारों की कानूनी गारंटी देता है। जैसे इलाज के बारे में पूरी जानकारी पाने और सहमति देने का अधिकार, जिसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहते हैं, अपनी निजी बातों को गोपनीय रखने का अधिकार यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, मानवीय गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार पाने का अधिकार, और इमरजेंसी में देखभाल तक पहुंच का अधिकार
ये मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को अधिकार आधारित बनाता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। अच्छा, अब अगर हम आज के दौर को देखें, खासकर डिजिटल क्रांति के साथ, तो क्या तस्वीर उभर रही है? तस्वीर तेजी से बदल रही है। एक तो डिजिटल मंच जैसे ऑनलाइन थेरेपी वगैरह, इनसे पहुंच बढ़ी है। हाँ, ये तो है। फिर जागरूकता अभियान और कई जानी मानी हस्तियों ने जब अपने मानसिक संघर्षों को खुलकर बताया, तो उससे स्टिग्मा, मतलब जो सामाजिक झिझक या कलंक है, वो कम हुआ है। सही। और जैसा डॉक्टर कुमार भी अपने अनुभव से बताते हैं, अब पहले से ज्यादा लोग मदद मांगने आगे आ रहे हैं। और चिकित्सा के स्तर पर क्या नया हो रहा है? ट्रीटमेंट में काफी तरक्की हुई है। बेहतर दवाएं हैं, साइकोफार्माकोलॉजी जिसे कहते हैं, दिमाग की कार्यप्रणाली को देखने की उन्नत तकनीकें, न्यूरो इमेजिंग वगैरह, हाँ, ब्रेन स्कैन्स वगैरह। जी, ब्रेन स्टिमुलेशन जैसी नई तकनीकें भी हैं। और अब सिर्फ बीमारी के इलाज पर ही जोर नहीं है, बल्कि इमोशनल हाइजीन, मतलब रोजमर्रा में अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। इमोशनल हाइजीन, ये नया टर्म है। हाँ, और बर्नआउट यानी काम के अत्यधिक तनाव से बचाव, ऐसे प्रिवेंटिव उपायों पर भी बात हो रही है। वेलनेस पर फोकस बढ़ा है। तो इस पूरी तस्वीर पर डॉक्टर कुमार का क्या नजरिया है, उनके अपने 16 साल के अनुभव के आधार पर? डॉक्टर कुमार मानते हैं कि भारत एक मानसिक स्वास्थ्य क्रांति की दहलीज पर खड़ा है। क्रांति मतलब एक बड़ा बदलाव। हाँ, वो देखते हैं कि स्टिग्मा घट रहा है, मदद मांगने वालों की संख्या बढ़ रही है, और अब परिवार भी इलाज और रिकवरी में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनका अपना अस्पताल, मनस्वी, वो इसी सोच पर चला रहे हैं। करुणा, बेहतरीन क्लिनिकल प्रैक्टिस और साथ में प्राचीन समग्र ज्ञान और लेटेस्ट विज्ञान का संगम। तो जैसे यात्रा एक चक्र पूरा कर रही हो। बिल्कुल, ऐसा लगता है। वाकई ये एक असाधारण सफर रहा है। वेदों की प्राचीन समझ से फिर औपनिवेशिक दौर के मुश्किल आश्रमों से गुजरते हुए आजादी के बाद के संस्थागत विकास और फिर आज के डिजिटल युग तक, जहां अधिकारों, पहुंच और समग्र कल्याण पर ध्यान है। हाँ, ये कहानी सिर्फ सिस्टम बदलने की नहीं है। ये लचीलेपन की, इनोवेशन की और हजारों सालों में विकसित होती मानवीय देखभाल की कहानी है। ये दिखाता है कि मन को समझना और उसकी देखभाल करना कितना जटिल और कितना जरूरी रहा है हमेशा से। तो इस चर्चा के बाद एक विचार ये उभरता है कि ये जो संगम है प्राचीन समग्र ज्ञान और आज के अत्याधुनिक विज्ञान का, ये भविष्य के लिए क्या मायने रखता है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि शायद दुनिया भर में। और इस लंबी जटिल यात्रा को समझना, ये हमारे अपने मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण की सोच को कैसे बदल सकता है, इस पर सोचा जा सकता है।